हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही बड़ा ऑफर। जी हाँ दोस्तों, अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। अनअकैडमी पहली बार 10% से ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है। 9 मंथ से ऊपर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको करीब करीब 15% का डिस्काउंट मिलता है, और 12 मंथ से ज़्यादा का अगर सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये पहली बार है। आपको क्या करना है कि सीधे सीधे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ पर आपको PWA किंग कोड को यूज़ करना है और आपको ये ऑफ़र मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा ऑफर है और कुछ ही दिनों के लिए, बहुत कम समय के लिए है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आप सब्सक्रिप्शन लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर दें तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। दोस्तों, अभी अनअकैडमी इमर्ज आपकी पूरी प्रैक्टिस करवा रहा है। CBSE के जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम MCQ बेस्ड होना है। हो सकता है कि स्टेट बोर्ड के बच्चों का भी इसी तरह से हो। तो आप अगर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हर वीकेंड पर आपके लिए टेस्ट होता है। आपको ये करना है कि जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए आपको एनरोलमेंट कर लेना होगा और दैट्स इट। आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं फ्री में। ये सारा का सारा मॉक टेस्ट सीरीज़ है, पूरी फ्री है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी ने महाराष्ट्र बोर्ड के लिए तीनों माध्यम में टीचिंग शुरू कर दी है। तीनों माध्यम में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 3 अलग अलग मीडियम्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, हिंदी, मराठी और इंग्लिश। आप जिस भी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं आप उस मीडियम में पढ़ सकते हैं। आप अगर अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो प्लस पर आपको ये ज़बरदस्त सुविधा मिलने वाली है। तो बिल्कुल दोस्तों, देरी मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, यूज़ कीजिए PWA किंग कोड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज एक क्लास पे हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 14, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टैंडर्ड 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंस थ्योरी देखी थी। रेजोनेंस इफेक्ट नहीं देखा था, रेजोनेंस थ्योरी देखी थी कि रेजोनेंस थ्योरी क्या कहती है, रेजोनेंस होता कैसे है, रेजोनेंस किसमें देखने को मिलता है, और रेजोनेंस से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किए थे। और साइड बाय साइड ये भी देखा था कि हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अलग अलग एरोमेटिक कंपाउंड का कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे एरो का शिफ्टिंग करते हैं, कैसे उसको शो करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखी थी। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ सारे के सारे जाके लास्ट वाले लेक्चर को देखो, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना, ठीक है भाई। चलिए, तो इन द कंटिन्यूशन विद द लास्ट लेक्चर, आज के क्लास में हम लोग अपने वही क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको याद होगा तो पेज नंबर 227 पर चैप्टर 14 में हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था प्रॉब्लम 14.8 को, ठीक है। 14.8 वाला जो प्रॉब्लम था वो लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किया था। प्रॉब्लम 14.9 जो है वो भी हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में ही डिस्कस किया था। आज के क्लास में उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग देख रहे हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 14.10, मतलब ही 14.10 वाले प्रॉब्लम को अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप इस प्रॉब्लम को नहीं कर सकेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए देख लेते हैं कि वो ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बिना हम लोग प्रॉब्लम नंबर 14.10 को नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं। चलिए भाई, अब देखो क्या है ना, अगर कोई भी चीज़ रेजोनेंस शो करना चाहती है, देखो हर स्पीसीज़ की इच्छा होती है कि मैं रेजोनेंस शो करूं, हर कोई चाहता है मैं रेजोनेंस शो करूं, है ना, क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलती है, राइट। रेजोनेंस से आपको स्टेबिलिटी मिलती है। स्टेबिलिटी मतलब ही पता है ना, स्टेबल चीज़, ठीक है। तो हर कोई चाहता है कि मेरे अंदर रेजोनेंस हो, लेकिन रेजोनेंस होने के लिए कोई कंडीशन है, और वो कंडीशन देखो क्या है। जो पहली कंडीशन है रेजोनेंस होने के लिए, वो देखो क्या होती है। पहली कंडीशन आपकी ये होती है कि एक डबल बॉन्ड के साथ में एक और डबल बॉन्ड होना चाहिए, तब जाके आपका रेजोनेंस हो सकता है, या तो एक डबल बॉन्ड के साथ में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब जाके आपका रेजोनेंस हो सकता है। तो ये दो आपकी कंडीशन है। अब ये जो लोन पेयर होता है, इसी लोन पेयर का मतलब ही आपका नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि रेजोनेंस से कोई भी कंपाउंड को स्टेबिलिटी मिलती है।
दुनिया में हर इंसान स्टेबल होना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मेरे पास बंगलो हो, मेरे पास ये कार हो, मेरे पास आईफोन हो, सारी चीज़ें, ऐसा हर कोई चाहता है क्योंकि हर किसी को स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, है ना। तो हर कोई अपने स्टेबिलिटी के पीछे ही भाग रहा है। इन द सेम फैशन जो भी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स है, उन लोगों को भी लगता है कि भाई मेरे पास, मैं भी स्टेबल होना चाहिए। तो हर किसी को अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो उनको क्या करना चाहिए, उनको रेजोनेंस को शो करना पड़ेगा। अगर वो रेजोनेंस शो करते हैं तो वो स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन रेजोनेंस हर कोई शो नहीं कर सकता है क्योंकि उस पर भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन आपकी ये है कि कम से कम उस स्पेसिस के अंदर में 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए, एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड तो भी होना चाहिए, तभी जाके तो उनका कॉन्जुगेशन होगा ना, ठीक है। तो 2 डबल बॉन्ड चाहिए आपको अल्टरनेट पोजीशंस पर, अल्टरनेट पोजीशंस पर 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए। मतलब देखो कैसे, अगर ये डबल बॉन्ड एक ऐसा है, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, ये ऐसा, तभी जाके ये रेजोनेंस शो करेगा। मतलब कम से कम ऐसा चाहिए। अगर ये डबल बॉन्ड ऐसे रहेंगे तो ये रेजोनेंस शो नहीं करेंगे। लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम का। ये तो आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ही नहीं। अगर जो लोग डायरेक्टली क्लास को देख रहे होंगे तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट वाले क्लास में मैंने इसका पूरा बेसिक बताया था, राइट। पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ये अल्टरनेट पोजीशंस पर आए तो ये आपको रेजोनेंस शो करेगा। अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो ये कम से कम ऐसा चाहिए। फिर ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये लोन पेयर है, तो ये भी आपको रेजोनेंस शो करेगा। या तो ये ऐसा चाहिए, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज है। मतलब कहना मुझे यहाँ पे ये है कि रेजोनेंस तो कोई भी मॉलिक्यूल दिखाएगा, कोई भी स्पेसिस दिखाएगा, लेकिन उसके लिए भी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि मिनिमम 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए अल्टरनेट पोजीशन पर, डबल सिंगल डबल, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। या तो फिर सेकंड कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड के साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो डबल बॉन्ड के साथ में नेगेटिव चार्ज चाहिए अल्टरनेट पोजीशन पर। देखो ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये लोन पेयर है, ये भी शो करेगा रेजोनेंस। ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी रेजोनेंस शो करेगा। तो ये 2 कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चलिए अब इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ लेट्स मूव टू आवर प्रॉब्लम 14.10 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 227। प्रॉब्लम 14.10, चलिए भाई, आइडेंटिफाई द स्पेसीज विच हैज़ रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, जस्टिफाई योर आंसर। देखो सीधी सीधी बात है, जो रेजोनेंस शो करता है वही रेजोनेंस का स्टेबिलाईजेशन दिखाएगा, क्योंकि रेजोनेंस से क्या मिलता है, रेजोनेंस से मिलती है आपको स्टेबिलिटी। कोई भी मॉलिक्यूल, दुनिया में हर मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहता है, लेकिन स्टेबल होने के लिए उसको क्या दिखाना पड़ेगा, रेजोनेंस। अगर वो रेजोनेंस नहीं दिखाएगा तो क्या वो स्टेबल हो पाएगा, नहीं। तो दुनिया में सारी स्पेसीज, सारे मॉलिक्यूल स्टेबल होना चाहते हैं, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन दिखाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उनमें रेजोनेंस होना चाहिए, तभी जाके वो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन दिखाएंगे। तो अगर रेजोनेंस दिखाएंगे तो उनको स्टेबिलिटी मिलेंगी, और अगर स्टेबिलिटी मिलती है तो फाइनली वो क्या दिखाते हैं, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है, तो ओवरऑल तरीके से उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन। रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन, क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है भाई। चलिए देखो पहला वाला स्पेसिस जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है वो देखो कौन सा है, ज़रा देखते हैं। जो पहला स्पेसिस आपको दिया है वो दिया है CH3OH, ठीक है। यहाँ पे उसने ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर दिया है। सेकेंड कंडीशन देखो, ये तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल जो उसने आपको दिया वो है CH3NO2, और थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है ब्यूटा 1,3-डाइन, ठीक है भाई। ये 3 एग्जाम्पल्स उसने आपको दिए। तो चलिए अब हम लोग ये तीनों एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 कि कौन आपको रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन शो करेगा और कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे आपको रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन शो नहीं करेगा। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। चलिए ध्यान से देखना भाई, रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, रेजोनेंस। क्योंकि अगर रेजोनेंस नहीं दिखाएगा तो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और अगर स्टेबिलिटी भी नहीं आएंगी तो क्या नहीं दिखाएगा, अरे भाई रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन नहीं दिखाएगा। तो पहली कंडीशन ये है कि कोई भी कंपाउंड ने रेजोनेंस दिखाना चाहिए,
तभी जाके उसके अंदर स्टेबिलिटी आएंगी और तभी जाके तो फाइनली वो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन दिखाएगा ना। अब रेजोनेंस दिखाने के लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है भाई? रेजोनेंस दिखाने के लिए पहली कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशंस पर होने चाहिए, डबल सिंगल डबल ऐसे, या तो एक डबल बॉन्ड और एक लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पर होने चाहिए, या तो एक डबल बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर होना चाहिए। ठीक है, जरा इधर ध्यान से देखना। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो यहाँ पे लोन पेयर तो है, यहाँ पे आपके लोन पेयर तो है, बट क्या यहाँ पे कहीं पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। ध्यान से देखना भाई, ये जो मॉलिक्यूल है ना, इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ इस तरीके से, मैं आपको दिखा देती हूँ उसका स्ट्रक्चर। कभी भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के बाद ही देखना, ऐसे हवा में आंसर मत करना कि ये रेजोनेंस दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हम साइंटिस्ट है तो हम जो बोलेंगे वो सही रहेगा, ऐसा मत सोचना। डायरेक्टली अगर आप देख के आंसर करेंगे तो वहाँ पे 100% मिस्टेक होने का चांस रहेगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसका पहले स्ट्रक्चर निकाल लो और स्ट्रक्चर निकाल के देख लो रेजोनेंस होगा या नहीं। अगर रेजोनेंस होगा तभी जाके तो स्टेबिलाईजेशन होगा ना। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पे ये थे CH3, ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है। ये है आपका ऑक्सीजन एटम और ये है आपका हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे ज़रा ध्यान से अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पे लोन पेयर तो है, लेकिन क्या यहाँ पे लोन पेयर के साथ में डबल बॉन्ड है कहीं पे? नहीं। कंडीशन क्या है? एक तो 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए अल्टरनेट पोजीशन पर, सेकंड कंडीशन डबल बॉन्ड के साथ में लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पर, या तो थर्ड कंडीशन डबल बॉन्ड के साथ नेगेटिव चार्ज एट अल्टरनेट पोजीशन। यहाँ पे लोन पेयर तो है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये आपको रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन शो नहीं करेगा। आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ है। चलिए नेक्स्ट वाले इसको देखेंगे। हवा में आंसर मत करना, अपन को सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये कार्बन है, ये कार्बन है, कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3, 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन अटैच है भाई। ये है आपका नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन। और लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर बताया था ना कि केमिस्ट्री की दूरबीन लगी होनी चाहिए आंखों में। जैसे ही नाइट्रो ग्रुप दिखा वैसे ही आपके केमिस्ट्री के दूरबीन में क्लिक हो जाना चाहिए कि भाई नाइट्रो ऐसा नहीं है, नाइट्रो तो कुछ अलग ही दिखता है। लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में ये भी बताया था, जो जैसा दिखता है ना वैसा बिल्कुल भी होता नहीं है। नाइट्रो दिखने में तो बड़ा भोला भाला है लेकिन बिल्कुल भी भोला भाला वो है नहीं। लास्ट वाले क्लास में इस चीज़ को बताया था। देखो भाई, ये है आपका N, है ना। और नाइट्रो ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रो ग्रुप कुछ ऐसा रहता है। इस चीज़ को हम लोगों ने लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में ही डिस्कस किया था। मैंने आपको नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर भी बताया था कि कैसे निकालते। आई होप सभी को याद होगा, आई होप भाई सभी को याद होगा। ठीक है, चलिए भाई अब देखो यहाँ पे क्या होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड तो है और डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर है, या तो डबल बॉन्ड के साथ आप लोन पेयर भी बोल सकते हो। ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड तो है ही है लेकिन डबल बॉन्ड के साथ में आपका नेगेटिव चार्ज भी है। तो पहली कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड के साथ में डबल बॉन्ड होना चाहिए, या तो डबल बॉन्ड के साथ में लोन पेयर होना चाहिए, या तो डबल बॉन्ड के साथ में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और इस डबल बॉन्ड के साथ में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे रेजोनेंस शो करेगा। यहाँ पे इस तरीके से रेजोनेंस होगा। चलिए भाई देखते हैं कि कैसा होगा ये रेजोनेंस। ये है आपका CH3, ठीक है। ये है आपका नाइट्रो वाला ग्रुप, ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर आया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आया तो यहाँ पे सिंगल से डबल बॉन्ड बन गया। अब ये वाला बॉन्ड इधर से इधर जाएगा तो यहाँ पे डबल का कन्वर्शन काय में हो जाएगा? सिंगल में हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो हुआ कुछ भी नहीं, ये इधर से इधर आया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बन गया, ये इधर से इधर गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया। इस तरीके से आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ें करवाई, ठीक है। अब ज़रा इधर देखो, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर आए ना भाई, आए ना। तो ये भी आपको रेजोनेंस दिखाएगा। अगर रेजोनेंस दिखाएगा तो स्टेबिलिटी मिलेंगी, तो जाके वो रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन भी आपको शो करेगा, ठीक है। चलो अब ब्यूटा 1,3 डाइन में आते हैं। ब्यूटा का मतलब कितने कार्बन एटम होते हैं? देखो, मीथेन का मतलब 1 कार्बन वाला अल्केन, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन वाला अल्केन,
तो ब्यूटेन का मतलब कितने कार्बन वाला अल्केन होता है? 4 कार्बन वाला। यहाँ पे आपको नाम में दिख रहा है ब्यूटा, मतलब यहाँ पे टोटल कितने कार्बन आएंगे भाई? यहाँ पे टोटल 4 कार्बन आएंगे, क्योंकि ब्यूटेन वाले जो अल्केन होता है उसमें टोटल 4 कार्बन आइटम आते हैं। अब ये बोल रहा है 1 और 3 पोजीशन, ध्यान से देखेंगे भाई, हम लोग पोजीशन दे देंगे 1 2 3 4। वो बोल रहा है 1 पोजीशन पर और 3 पोजीशन पर डाई इन है। डाई का मतलब क्या होता है? 2 बार। डाई का मतलब होता है 2 बार, एक बार और दूसरी बार। इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब अल्कीन होता है, ठीक है। तो ब्यूटा मतलब 4 कार्बन आइटम, डाई मतलब 2 बार, इन मतलब अल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है। और कौन से पोजीशन पर है? 1 3 पोजीशन पर। तो 1 पोजीशन पर है और 3 पोजीशन पर है। हाइड्रोजन को अगर आपको अरेंज करना है तो आप लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को प्रॉपरली अरेंज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अब ज़रा इधर देखो, सबसे पहले अगर आपको बताना है कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो करेगा या नहीं, तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा रेजोनेंस है क्या। और रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है कि क्या डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, या क्या डबल बॉन्ड और लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पर है, या क्या डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर है क्या, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल सिंगल डबल। इधर देखो, डबल सिंगल डबल, है ना। तो यहाँ पे आपके 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर है, तो ये आपको रेजोनेंस शो करेगा। देखो कैसे होगा, ध्यान से देखना भाई होता क्या, एकदम ध्यान से देखो। ये वाला इधर से इधर जाएगा, तो ये वाला इधर से इधर जाएगा, ठीक है, रेजोनेंस होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो भाई, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया, है ना। तो अब यहाँ पे सिंगल से कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। एक बॉन्ड यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है ना। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा? डबल बॉन्ड में, ठीक है। ये वाला बॉन्ड यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा? सिंगल में। ध्यान से देखो, जब ये यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पे डबल से सिंगल बन गया। अब ये यहाँ से यहाँ पे गया है, इसलिए यहाँ पे डबल सिंगल से डबल बन गया। और ये वाला यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पे डबल से सिंगल बन गया। इसने लोन पेयर को दिया है, इसने नेगेटिव चार्ज को दिया है, इसने इलेक्ट्रॉन को दिया है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जो दुनिया में दान करता है, जो दुनिया में देता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। इसने दिया है इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसने लिया है इसने, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ये है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब काम की बात ये है कि यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पर है ना। तो ये आपको रेजोनेंस शो करेगा। अगर रेजोनेंस शो करेगा तो स्टेबिलिटी भी आएंगी, तो ये भी आपको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो करेगा। तीनों एग्जाम्पल में आपने यहाँ ये देखा कि तीनों केसेस में से फर्स्ट वाला एग्जाम्पल आपको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो नहीं करेगा और सेकेंड और थर्ड शो करेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या है? बस ये वाली, ठीक है भाई। जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, मूव करते अपने आगे के पार्ट की तरफ। चलिए भाई, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर सपोज, अभी हम लोगों ने क्या देखा फिलहाल, अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि कोई भी कंपाउंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो करता है या नहीं करता है। उसके लिए पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि कंपाउंड ने रेजोनेंस दिखाना चाहिए। रेजोनेंस दिखाएगा तो स्टेबिलिटी आएगी, और अगर स्टेबिलिटी आती तभी जाके आपको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। रेजोनेंस के कंडीशन क्या है कि डबल बॉन्ड जो है, 2 डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर आने चाहिए, डबल सिंगल डबल, है ना। सेकेंड कंडीशन क्या है? या तो फिर डबल बॉन्ड और लोन पेयर अल्टरनेट पोजीशन पर आना चाहिए, या तो फिर डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पर आना चाहिए। तभी जाके कोई भी कंपाउंड आपको रेजोनेंस दिखाएगा, तभी जाके स्टेबिलिटी आएगी, तभी जाके फाइनली वो जो मॉलिक्यूल है या जो वो स्पेसीज है वो आपको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो करेगा। अब ऐसा हो रहा है, अब देखो क्या होता है। सपोज अब क्या किया मैंने, चलो भाई ठीक है, मैंने आपके सामने 3 कंपाउंड लिख दिए। ये ए है, ठीक है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ये तीनों के तीनों अलग अलग फॉर्म है, ये तीनों के तीनों अलग अलग फॉर्म है। आपको ये भी रेजोनेंस दिखा रहा है, ये भी आपको रेजोनेंस दिखा रहा है, ये भी आपको रेजोनेंस दिखा रहा है, और ये भी आपको रेजोनेंस दिखा रहा है। कंडीशन समझो भाई। अभी थोड़ी देर पहले हमने जो एग्जाम्पल किया था उसमें हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि क्या वो रेजोनेंस दिखाएगा या वो रेजोनेंस नहीं दिखाएगा। लेकिन अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना, देखो उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं,
उसमें मैंने आपको 3 फॉर्म दिए हैं एक ही कंपाउंड के, और तीनों के तीनों रेजोनेंस दिखा रहे हैं ऐसा आपको पता है। अब यहाँ पे देखो आपको क्या प्रेडिक्ट करना है, आपको यहाँ पे ये प्रेडिक्ट करना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी बताना है। रेजोनेंस तीनों में हो रहा है, तीनों के तीनों अलग अलग फॉर्म है एक ही मॉलिक्यूल के, रेजोनेंस तीनों में हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या बताना है कि रेजोनेंस की जो स्टेबिलिटी है वो A1 में ज़्यादा होगी, A2 में ज़्यादा होगी या A3 में ज़्यादा होगी, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए हम लोग ऐसे देख के तो नहीं बता सकते कि हाँ 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 A1 का ज़्यादा होगा फिर A3 का, ऐसे थोड़ी बता सकते भाई। कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस आपको वहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वो कंडीशंस आप फॉलो करते हो तो जाके आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है A1, A2 और A3 वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा सबसे कम स्टेबल है और कौन सा मॉडरेटली स्टेबल है, वो हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जो हम लोग को पता होनी चाहिए, जिसकी हेल्प से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, कौन सा सबसे कम रहेगा और कौन सा बीच का बंदर रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पार्ट को एकदम बेस्ट वे में। ये पार्ट आपको एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जो भी आपके MST CT वगैरह है, JEE नीट है, यहाँ से आपको वहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन करवाए हैं इस टॉपिक से, और ये अगर फैक्टर्स आपने भी पढ़ लिया तो आपको भी बहुत ज़्यादा इसका हेल्प मिलेगा। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। चलिए भाई, देख रहे हैं हम लोग कंडीशंस फॉर रिलेटिव स्टेबिलिटी। Conditions for relative stability of resonating structures। तो भाई अभी हम लोग देख रहे हैं कि वो कंडीशन क्या है जो रिलेटिव स्टेबिलिटी को बताती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। चलिए देखते हैं वो सारे के सारे हम लोग कंडीशंस को। ठीक है, चलिए सबसे पहली कंडीशन जो है वो ये है, स्पेसीज, जो भी आपकी स्पेसीज है, शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। देखो भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, मैं आपको सारे कंडीशन पहले लिखा के देती हूँ। अगर मैं समझा दूंगी और लिख के नहीं दूंगी तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। बुक में दिया हुआ है कंडीशन, लेकिन बुक में बहुत सारी ऐसी कंडीशन भी दे रखी है जो काम की नहीं है, और बुक में खूब सारी थ्योरी भी दे रखी है। उतने सारे थ्योरी का एक्चुअली आप लोगों को कोई भी काम नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको मैक्स टू मैक्स ऐसे पॉइंट्स दिखा के दूंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी प्रिसाइज रहेंगे वो पॉइंट्स। ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा थेरोटिकल पार्ट कुछ नहीं रहेगा। तो स्पेसीज शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सेकेंड पॉइंट ये है, मैं सब समझा के दूंगी, थोड़ा सा वेट करूँ। सेकेंड पॉइंट आपका देखो क्या होता है, ऑल द एटम्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, ऑल द एटम्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, ये सब समझा के दूंगी, थोड़ा सा वेट करो। थर्ड पॉइंट होता है लेस सेपरेशन ऑफ चार्जेस। फोर्थ पॉइंट होता है नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। ठीक है भाई, ये आपकी 4 कंडीशन है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए। सबसे पहली कंडीशन ये है कि स्पेसीज के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होने चाहिए, डबल बॉन्ड या मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, स्पेसीज के अंदर में बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। ज़रा ध्यान से देखना, अपन लोग एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ ज़रा ध्यान से देख लो, ये पहले मैंने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ठीक है, ये है मेरा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मेरा ये वाला है। ठीक है, मैंने 2 टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे। तो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपके टोटल बॉन्ड कितने, ध्यान देंगे सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ये वाला हुआ आपका पहला बॉन्ड, ये वाला हुआ आपका सेकेंड बॉन्ड,
ये हुआ थर्ड बॉन्ड और ये हुआ फोर्थ बॉन्ड। तो आपके यहाँ पे टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं भाई? यहाँ पे आपके टोटल कोवलेंट बॉन्ड है 4। लेकिन अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ज़रा ध्यान देखना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपके जो टोटल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे आपके जो टोटल कोवलेंट बॉन्ड है वो कितने हैं? 5 है। तो आपने दोनों केस में यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो एक ही मॉलिक्यूल के हैं। दोनों के दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ही मॉलिक्यूल के हैं, लेकिन आपने यहाँ ये पॉइंट ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपके जो टोटल बॉन्ड है वो 4 है और यहाँ पे आपके टोटल बॉन्ड जो है वो 5 है। रूल क्या है रिलेटिव स्टेबिलिटी का? रूल ये है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो शो करेंगे उसमें वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मतलब ही मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड रहेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड मतलब ही मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो आप लोग ही बता दो भाई, इसमें आपके टोटल बॉन्ड 4 है, सिर्फ और सिर्फ 4 ही है, लेकिन इसमें आपके टोटल बॉन्ड 5 है 5। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा? ये वाला। तो ऐसे आप लोगों को ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मैं ये फैक्टर्स को आपको एग्जाम्पल्स के लेके समझाऊंगी, तो टेंशन बिल्कुल भी किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया कि सिस्टम के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड मतलब ही टोटल बॉन्ड होने चाहिए। यहाँ पे टोटल 4 ही बॉन्ड है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द सेकेंड पॉइंट नाउ। ऑल द एटम्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट। जो भी आपके एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम्स का मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स का कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अपन लोग एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के बिना भाई कोई भी चीज़ समझना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, चलिए भाई लेते एग्जाम्पल्स को लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। अपन लोग यही वाले एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, यही वाले एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखना। अगर आप लोग एकदम ध्यान से देखते हो तो मैं इस चीज़ को देखो कैसे लिख रही हूँ। ये है मेरा CH2, ठीक है, ये है मेरा CH, ये है मेरा CH और ये है मेरा CH2, ये है मेरा CH2। ठीक है, यहाँ पे ये है मेरा CH2, ये है मेरा CH। एक बार लिख लेते भाई, एग्जाम्पल को लिखे बिना समझना बहुत मुश्किल है फिर। ये है CH और ये है मेरा CH2। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक लोन पेयर का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक नेगेटिव चार्ज का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है। चलो यहाँ पे आ जाएंगे। ध्यान से अगर आप लोग देखते हो तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़, अपन लोग सारे बॉन्ड्स को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अपन लोग देखो यहाँ पे देख क्या रहे हैं, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है। केस यहाँ पे भी वैसा ही है, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों के दोनों आपको रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन तो शो करने वाले हैं। ध्यान से देखना, ज़रा ध्यान से। अगर मैं बात करती हूँ ना इस पॉइंट की कि ऑल द एटम शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्टेट, एक सेकेंड, ऑल द एटम्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट। देखो ध्यान से देखना, अगर आप लोग इस कार्बन को देखते हो तो इस कार्बन ने टोटल बॉन्ड कितने बनाए? 1 2 3 4, टोटल उसने 4 बॉन्ड बनाए, मतलब इस एटम का जो ऑक्टेट है ना वो कंप्लीट है। ऑक्टेट का मतलब होता है आजू बाजू में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखो, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, टोटल 4 बॉन्ड है। एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और चौथा बॉन्ड, टोटल कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है, क्योंकि 2 बॉन्ड उसने यहाँ बनाए और 2 बॉन्ड उसने हाइड्रोजन के साथ बनाए ना। अब टोटल 4 बॉन्ड है। ठीक है, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान से सुनना भाई, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इस कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए, मतलब यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी आपका जो ऑक्टेट है वो कैसा है? वो कंप्लीट है।
चलो इधर आ जाएंगे, इसको ज़रा ध्यान से देखो। इस कार्बन एटम ने कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ। तो इस कार्बन एटम ने टोटल आपके 4 बॉन्ड बनाए। देखो कैसे, ये एक बॉन्ड है, ये सेकंड बॉन्ड है, ये थर्ड बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन के साथ में। तो टोटल इसने भी 4 बॉन्ड बनाए। अब एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। अब इधर आ जाओ, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, ये है 1, ये है 2, एक है हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन एटम ने टोटल 3 बॉन्ड बनाए। 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होता है और एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ज़रा ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से। ये हुआ आपका एक बॉन्ड, ये हुआ आपका सेकेंड बॉन्ड, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, जो ये वाला हाइड्रोजन है ना उसके साथ। तो 1 2 और 3 है ना। 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये तो 6 हो गए, 6 के साथ में एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का मतलब भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन ने भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस कार्बन की बात करेंगे, 1 2 3 4। इस कार्बन ने भी टोटल 4 बॉन्ड बनाए, तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह से कंप्लीट है। बट अगर आप इस कार्बन एटम को देखते हो, ध्यान से देखो, ध्यान से, इस कार्बन एटम ने टोटल बॉन्ड कितने बनाए, ये है आपका एक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ और दूसरा वाला हाइड्रोजन के साथ। तो एक बॉन्ड यहाँ पे है और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। तो 1 + 2 कितना हुआ, 3 बॉन्ड। और एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड का मतलब कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन एटम का आपका जो ऑक्टेट है ना, वो कंप्लीट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, देखने में तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, आप टोटल बॉन्ड देख के कैलकुलेट कर लो, जिसके ज़्यादा रहेंगे वो आपका रिलेटिव स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा रहेगी। लेकिन कभी कभी एग्जाम्पल ऐसा आता है जिसमें स्ट्रक्चर जो है ना, दोनों के दोनों सेम दिखते हैं, तो ऐसे केस में आप चेक करते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि ये वाला जो कार्बोकेटायन था ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसने टोटल कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे भी वैसे ही है, यहाँ पे भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, बिल्कुल इसके जैसा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी आपके 8 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर अपन ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल को कंसिडर करते, ये वाला और ये वाला, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि दोनों एग्जाम्पल में आपका ये वाला जो एग्जाम्पल है ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा और वो वाला एग्जाम्पल उतना स्टेबल नहीं रहेगा। रीज़न ये है क्योंकि ये वाले, भले ये दोनों डायग्राम एक जैसे दिख रहे हैं, भले ये दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि सारे के सारे एटम का या मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है ना। यहाँ पे कंडीशन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। यहाँ पे सभी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी जो रहेगी वो कैसे रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन देखो क्या है, लेस सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे के जितने ज़्यादा नज़दीक रहेंगे उतना ज़्यादा आपका वो वाला जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल रहेगा। और लास्ट पॉइंट ये है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही आना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे ही आना चाहिए, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहली कंडीशन ये है रिलेटिव स्टेबिलिटी की कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स जो आपके हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए, बहुत सारे बॉन्ड होने चाहिए, जिसमें टोटल बॉन्ड ज़्यादा रहेंगे वो सबसे ज़्यादा रिलेटिवली स्टेबल रहेगा। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर स्ट्रक्चर ही सेम आ गए तो ऐसे केस में आप वहाँ पे ये देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट का मतलब ही क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये लेस स्टेबल है और ये ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन काफ़ी ज़्यादा कम होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आपका क्या कहता है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे आना चाहिए, तभी जाके मॉलिक्यूल जो रहेगा उसका वो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिलेटिवली बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू दी अदर स्पेसीज। डन।
चलिए लेट्स अप्लाई दिस पॉइंट्स। अभी जितने भी हम लोगों ने कंडीशंस पढ़े, ये सारे के सारे कंडीशंस को अभी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो लेट्स गेट रेडी गाइस। अभी हम लोग देखने वाले पेज नंबर 2 to 7 का प्रॉब्लम 14.11। ये प्रॉब्लम जो है ये पूरा का पूरा इसी कंसेप्ट और इसी कंडीशंस के ऊपर बेस्ड है, इसीलिए पहले मैंने आपको कंडीशन बताई। अब अपन लोग डिस्कस करते हैं अपने उस प्रॉब्लम को। चलिए भाई डिस्कस करते हैं हम लोग हमारे प्रॉब्लम नंबर 14.11 को, जो कि दे रखा है पेज नंबर 227 के ऊपर। देखो ये प्रॉब्लम उन्हीं को करते आएगा जो लोगों को ये सारे पॉइंट समझेंगे। चलिए भाई देखते हैं प्रॉब्लम 14.1 को, 14.11 को, और ये है पेज नंबर 227 पर। वो बोल रहा है राइट द 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इंडिकेट देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड एक्सप्लेन। ठीक है, आपको सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको जो कंपाउंड यहाँ पे दे रखा है वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये है CHO। कभी भी लिखने से पहले एक बार चेक कर लेना कि क्या हम लोगों ने जो लिखा है क्वेश्चन में वो सही लिखा है या गलत लिखा है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, आपको बताना है इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और उसी के बाद में आपको बताना है इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी। चलिए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ देखो, इसको हम लोग लिखते कैसे। ये जो CHO ग्रुप होता है ना, जैसे कि लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में मैंने बताया था कि नाइट्रो ग्रुप दिखने में तो बड़ा सादा सुधा NO2 है, लेकिन आपके आंखों में केमिस्ट्री की दूरबीन लगी होनी चाहिए। तो जैसे आप नाइट्रो ग्रुप को देखते हैं तो आपको वो क्या दिखना चाहिए, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस चार्ज। बताया था भाई मैंने लास्ट वाले क्लास में, लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में ये भी बताया था कि कभी भी अगर आपको CHO ग्रुप दिखता है तो CHO ग्रुप दिखने में तो बड़ा सादा सुधा है, लेकिन जो भी चीज़ जितनी सिंपल दिखती है वो वैसी होती थोड़ी है। अंदर से तो वो उतना ही ज़्यादा चालाक होता है भाई, जितना आगे से वो भोला दिखता है अंदर से वो उतना ही चालाक होता है। यहाँ पे ये CHO ग्रुप दिखने में तो बड़ा सादा सुधा है, ऐसा लग रहा है कि बेचारा कितना सिंपल है, लेकिन आपके आंखों में केमिस्ट्री की दूरबीन होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में बताया था कि CHO ऐसा नहीं दिखता, कैसा दिखता है दूरबीन के अंदर में केमिस्ट्री के। याद करो लास्ट टू लास्ट वाले क्लास को, वो आपको तो ऐसा दिखता है, ऐसा। ठीक है भाई, याद करो, सभी लोग याद करो इस चीज़ को। बताया था या नहीं बताया था लास्ट टू लास्ट वाले क्लास में, है कि नहीं। बीच में से कोई भी लेक्चर अटेंड मत करना क्योंकि वो यूजलेस रहता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है उसके सारे लेक्चर्स उतने ही इंपॉर्टेंट है, एक भी स्किप किया तो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये CHO ग्रुप दिखने में सिंपल सिंपल CHO दिख रहा था, बट एक्चुअली वो ऐसा होता है। ठीक है भाई, चलिए सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से आ जाएंगे, यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना है आप लोगों को, बस देखते चलो पूरा हो जाएगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है, क्या ये रेजोनेंस दिखाएगा, क्योंकि रेजोनेंस दिखाएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा, तभी जाके तो फिर हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो एक डबल बॉन्ड है और ये दूसरा डबल बॉन्ड है, तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो ऐसे केस में ये आपको रेजोनेंस शो करेगा। सबसे पहला पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, ये तो हो गया भाई। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या है, एकदम ध्यान से देखते चलो बस। सबसे पहला पॉइंट ये है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1। अब अपन लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 को निकाल रहे और अपन लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 को निकाल रहे। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखना क्या होगा यहाँ पे। सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये वाला इधर जाएगा तो ये वाला इधर जाएगा। पहली कंडीशन देखो भाई क्या है आपकी, पहली कंडीशन आपकी ये है, जब ये वाला इधर से इधर जाएगा तो ये वाला इधर से इधर जाएगा। सबसे पहली कंडीशन, मतलब पहला मोमेंट कैसा है, पहला मोमेंट आपके राइट साइड में है। कैसा है, राइट साइड में पहला मूवमेंट है। फिर से देखो, आपका पहला वाला जो मूवमेंट है ना वो राइट साइड में, मतलब मूवमेंट टुवर्ड्स राइट। पहला क्या है भाई, पहला है मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड। आप पाई बॉन्ड का मूवमेंट कर रहे हो टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप लोग पाई बॉन्ड का मूवमेंट कर रहे हो। देखो 1 2, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये राइट साइड में मूवमेंट हुआ। ठीक है, तो पहले अपन लोग राइट साइड का मूवमेंट देख रहे हैं। ध्यान से देखना क्या होगा, ये है आपका CH3 है, ये है आपका सिंगल बॉन्ड, हाँ भाई हाँ सिंगल बॉन्ड है। ये आपका CH है, हाँ CH है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखते चलो बस।
ठीक है, देखो क्या हुआ, ध्यान से देखना। ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना आपका, जो भी आपका, एक सेकेंड, जो भी आपका ये वाला डबल बॉन्ड है ना, वो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है। आपका ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है भाई, ध्यान से देखते चलो, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से देखोगे तो सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो जाएगी। आपने इसको यहाँ से यहाँ मूव करा है, इसको यहाँ से यहाँ मूव करा है, तो सबसे पहले आपने पाई बॉन्ड का, सबसे पहले आपने डबल बॉन्ड का मूवमेंट कराया टुवर्ड्स दी राइट हैंड साइड, इस डायरेक्शन में, इसलिए मैंने यहाँ पे RHS लिखा, मतलब ही राइट हैंड साइड। अब ये वाला इधर से इधर गया तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, हाँ भाई सिंगल बना, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना, इसने डबल बॉन्ड को डोनेट किया, जो डबल बॉन्ड को डोनेट करता है, डोनेट करता है, उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि जो भी किसी को दान करता है ना, वो खुद एक अलग ही लेवल का पॉजिटिव इंसान होता है, क्योंकि वो दूसरों को दान कर रहा है ना, तो उसका दिल भाई देखो कितना बड़ा होगा, कि दूसरों को दान करने के लिए दिल बड़ा चाहिए, दिल, पैसा हो या ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए। तो इन द सेम फैशन जो पाई बॉन्ड को डोनेट करता है, उसका दिल बहुत बड़ा है, उसने पाई बॉन्ड को डोनेट किया, पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो पाई बॉन्ड को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट, उसने तो भाई लिया, दे दे यार दे दे, उसने तो डबल पाई बॉन्ड को ले लिया, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो दान करता है, जो डोनेट करता है, उसका दिल बहुत बड़ा होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जो पाई बॉन्ड को डोनेट करेगा, उसका दिल बहुत बड़ा है, उसने पाई बॉन्ड को डोनेट किया, तो पॉजिटिव चार्ज। और एक रहता है दे दे भाई दे दे, जो पाई बॉन्ड को एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि वो मांग रहा है दूसरों से, दे नहीं रहा है, मांग रहा है भाई, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ज़रा इधर देखो, ध्यान से देखना, इसने पाई बॉन्ड को डोनेट किया, इसका दिल बहुत बड़ा है, इसने डोनेट किया, दान किया उसने पाई बॉन्ड का, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। और इसका दिल बड़ा ही कंजूस है, इसने पाई बॉन्ड को एक्सेप्ट किया, इसने पाई बॉन्ड को मांगा, और जो भी लोग मांगते हैं दे दे भाई दे दे, उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। आई होप सभी को ये पॉइंट एकदम बेस्ट वे में क्लियर हुआ है। तो सबसे पहले अपन ने मूवमेंट करा है राइट साइड में। भाई देखो, कंडीशन तो हर किसी को पहचानते आ जाएंगे, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आएंगे तभी जाके तो कंडीशन अप्लाई करोगे ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करते नहीं आएंगे तो कंडीशन कहाँ से अप्लाई करोगे, समझे या नहीं समझे। ABCD नहीं आएंगी तो नॉवेल कहाँ से पढ़ोगे भाई। ठीक है, ये वाला इधर से इधर आया, ये वाला इधर से इधर गया। सबसे पहले अपन ने मूवमेंट कराया राइट हैंड साइड में, इधर से इधर आया, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे सिंगल आ गया, यहाँ पे सिंगल आ गया। इसने डोनेट किया, दान किया, इसलिए पॉजिटिव, इसने तो बेचारे ने मांगा इसलिए नेगेटिव। अब अपन लोग मूवमेंट करा रहे टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। अब अपन लोग मूवमेंट करा रहे भाई, मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, सॉरी टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम लोगों ने राइट हैंड साइड मूवमेंट करा दिया, अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में मूवमेंट कराएंगे। देखो भाई, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड का मूवमेंट मैं ब्लैक वाले कलर से आपको शो कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में देखो कैसा मूवमेंट होगा, ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो मूवमेंट है वो कुछ ऐसा रहेगा। देखो, राइट साइड का जो मूवमेंट है वो मैंने रेड कलर के मार्कर से आपको शो किया, ये ऐसा, क्योंकि राइट साइड में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। कैसे जा रहे हैं, राइट साइड में। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट राइट साइड में हो रहा है तो मैंने अभी इसको रेड मार्कर से शो किया है। अब सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है ना वो लेफ्ट में आ रहा है। देखो इधर, ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है ना वो लेफ्ट में है। कहाँ पे है भाई, अब जो आपके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड में। देखो यहाँ पे क्या होगा, एकदम ध्यान से देखो, ये है CH3, ये है आपका CH, ये है आपका CH, ये है आपका CO और ये है आपका H। ठीक है, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। हो क्या रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड इधर से इधर आ रहा है। ठीक है, इसने इसको अपना डबल बॉन्ड दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का कन्वर्शन काय में हो जाएगा, सिंगल में, क्योंकि ये वाला यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो अब ये सिंगल हो गया, ये सिंगल हो गया। अब इसने लिया है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आपके सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये वाला इधर गया, ठीक है, इधर आया। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये वाला इधर से इधर गया तो यहाँ पे डबल का सिंगल बन गया, ये वाला इधर से यहाँ गया तो यहाँ सिंगल का डबल बन जाएगा।
ये वाला इधर से यहाँ गया तो यहाँ डबल का सिंगल बन जाएगा। अब ज़रा इधर देखो, यहाँ पे अगर अपन लोग मूवमेंट कराते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं मूवमेंट कराती हूँ ना लेफ्ट में, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड को दान किया है, दान। ऑक्सीजन ने पाई बॉन्ड को डोनेट किया है। इस कंडीशन में उसका दिल कैसा है, बहुत बड़ा है। जब अपन मूवमेंट देख रहे हैं टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑक्सीजन का दिल बहुत बड़ा है। उसने इतना बड़ा दिल रख के पाई बॉन्ड को डोनेट किया। जो दान करता है, जो डोनेट करता है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। और इस कार्बन ने डबल बॉन्ड को, मतलब ही पाई बॉन्ड को एक्सेप्ट किया है। देखो भाई, एक्सेप्ट किया है उसने, मांगा है, मांगा। जो भी लोग मांगते रहते दे दे भाई दे दे, उनके ऊपर कौन सा चार्ज आता है भाई, उनके ऊपर चार्ज आता है आपका नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे केस में मैंने ये दो सबसे पहले आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखे। इसी पाई बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है। चलिए भाई, अब अपन लोग देखो क्या समझ रहे हैं इस चीज़ को, ज़रा ध्यान से समझना। अपन को बताना है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अपन को रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। रिलेटिव स्टेबिलिटी का हम लोगों को ऑर्डर बताना है कि कौन सबसे ज़्यादा रिलेटिवली स्टेबल है। सबसे पहले मैंने आपको एक सिंगल मॉलिक्यूल से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना सिखाया। कैसे निकालेंगे भाई, पहले लेफ्ट साइड में मूवमेंट करा लो, फिर राइट साइड में करा लो, या तो पहले राइट साइड में मूवमेंट करा दो पाई बॉन्ड का, और फिर लेफ्ट साइड में करा दो। जब पाई बॉन्ड का मूवमेंट राइट में करवाया तो ऐसा स्ट्रक्चर मिला, जब पाई बॉन्ड का मूवमेंट लेफ्ट में कराया तो ऐसा स्ट्रक्चर मिला। अब ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी बताना है तो सबसे पहला पॉइंट आपको चेक करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए। जिसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड रहेंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ज़रा ध्यान से देखना, ये है पे एक, कि कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को मत गिनो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ बीच में वाले बॉन्ड को गिन के आप बता दो। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7। आप लोगों ने यहाँ पे देखो क्या देखा, आप लोगों ने यहाँ पे देखो क्या देखा, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आपके जो टोटल बॉन्ड थे, टोटल बॉन्ड वो कितने हैं, वो 7 है। नीचे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपके टोटल बॉन्ड कितने हैं भाई, 6 है। इधर गिनो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे आपके टोटल बॉन्ड कितने हैं, यहाँ पे आपके टोटल बॉन्ड भी 6 है। सबसे पहली कंडीशन रिलेटिव स्टेबिलिटी फॉर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ये है कि जिस स्पेसीज के अंदर में सबसे ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है। इसके अंदर में हाइड्रोजन वाले कार्बनों को गिनने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैंने एल्डिहाइड के कार्बन को गिना। अब ज़रा इधर ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आपके टोटल कोवेलेंट बॉन्ड 7 है, यहाँ पे आपके टोटल कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ 6 ही। देखो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी सिर्फ 6 है, 1 2 3 4 5 6। जिसमें ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो आप ये बता दो 1 स्टेबल है, 2 स्टेबल है या 3 स्टेबल है। सबसे ज़्यादा 1 है, क्योंकि 1 में टोटल कोवेलेंट बॉन्ड 7 है और यहाँ पे दोनों में 6 है। 6 नंबर छोटा है, तो सबसे ज़्यादा रिलेटिव स्टेबिलिटी रहेगी आपके फर्स्ट वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब पहले वाले का तो काम हो गया, तो क्या अपन को पहले वाले को देखने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि पहले वाले का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का हमको रिलेटिव स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिल गया। अब अपन को जो देखना है ना, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 को कंपेयर करना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 या 3 में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन ये है कि ऑल द आइटम शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट, या मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम शुड हैव कंप्लीट ऑक्टेट। यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो तो आप लोग यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हो तो पहली बात यहाँ पे ये है, एक सेकेंड, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स को कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने आइटम्स का कंप्लीट ऑक्टेट है उतने ही आइटम्स का यहाँ पे भी कंप्लीट ऑक्टेट है। ध्यान से देखना, मैं आपको समझा के देती हूँ। देखो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है और इसका भी कंप्लीट है। मतलब यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी कंप्लीट है, ठीक है। सिर्फ एक का आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, एक का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। याद रखने का तरीका ये है, जो भी स्पेसीज के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आता है, जो भी एटम के ऊपर में आपका पॉजिटिव चार्ज आता है, उसका ऑक्टेट कभी भी कंप्लीट नहीं रहता है।
उसका ऑक्टेट कभी भी कंप्लीट नहीं रहता है, कभी भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है। तो पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, बहुत हेल्प करता है ट्रिक। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका कंप्लीट नहीं है। मतलब यहाँ पे आपके एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इधर आ जाओ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, लेकिन क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। समझे या नहीं समझे भाई? समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहना मुझे ये है कि जो भी एटम के ऊपर में जनरली पॉजिटिव चार्ज आता है वो जनरली ऑक्टेट उसका कंप्लीट नहीं होता। अब इसमें भी टोटल बॉन्ड 6 थे, इसमें भी टोटल बॉन्ड 6 थे, इसमें टोटल बॉन्ड 7 थे। पहली कंडीशन थी जिसमें ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड रहेंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब अपन को कंपेयर इन दोनों में करना है, क्योंकि दोनों के केस में बॉन्ड 6 है जो कि कम है, तो बॉन्ड से तो अपन कंपेयर नहीं कर सकते। सेकेंड कंडीशन देखिए, इसमें एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसमें भी एक ही एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो दोनों की कंडीशन फिर से सेम है, क्योंकि दोनों में टोटल बॉन्ड भी सेम है। इसमें भी एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इसमें भी एक ही एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो उससे भी अपन कंपेयर नहीं कर सकते। मूव करेंगे थर्ड पॉइंट पे, लेस सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। देखो 1 2 पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कितने कार्बन आए? 1 और 2। यहाँ पे देखो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कितने कार्बन आए? 1 और 2। देखो ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, 2 कार्बन बीच में आ रहे। यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 2 कार्बन बीच में आ रहे, तो सेपरेशन भी इनका इक्वल है। इसको तो हर कोई बच्चा बता देगा कि ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन इन दोनों में बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि टोटल बॉन्ड भी सेम है। ठीक है, दोनों के केस में एक ही एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। दोनों के केस में आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि सेपरेशन जो है वो इक्वल है। तो अब आपका लास्ट पॉइंट आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे लाइन से पॉइंट वाइज देखना है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव के ऊपर आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर आ गया, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर में हमेशा नेगेटिव चार्ज ही आना चाहिए। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर में हमेशा नेगेटिव चार्ज ही आना चाहिए, तभी जाके वो स्टेबल रहता है। इसलिए सेकंड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा स्टेबल रहेगा और थर्ड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो सबसे लेस स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर में अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ये सबसे कम स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या कभी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है? कभी नहीं, इसलिए वो लेस स्टेबल है। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस में आते। समझाने के लिए मुझे टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने कंसेप्ट को समझाया। एक बार जिसको कंसेप्ट समझ गया वो ये कर सकता है। ऐसे 2-3 प्रॉब्लमों को आप लोग प्रैक्टिस करो, ये सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है भाई, जल्दी से लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग मूव करते हैं अपने आगे के पार्ट की तरफ। चलिए भाई, अब हम लोगों ने रेजोनेंस थ्योरी पूरी कंप्लीट की, रिलेटिव स्टेबिलिटी भी देखी, ये भी देखा कि कौन रेजोनेंस दिखाएगा कौन नहीं दिखाएगा। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं अपने रेजोनेंस इफेक्ट को। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं हम लोग हमारे रेजोनेंस इफेक्ट को। चलिए भाई, देखते हैं हम लोग हमारे रेजोनेंस इफेक्ट को कि रेजोनेंस इफेक्ट होता क्या है। इसको हम लोग कर रहे हैं डिस्कस। ये चैप्टर बहुत बड़ा है और बहुत सारे पार्ट्स इसमें, बहुत सारा। ऐसा मत समझना कि मैं बहुत एलोंगेट कर रही हूँ भाई, चैप्टर ही बहुत बड़ा है। अपन क्या करेंगे, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट को सबसे पहले अपन लोग देखते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट एक्चुअली क्या होता है। एक बार मैं डेफिनेशन लिख लेती हूँ, ठीक है। द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल, द पोलैरिटी produced in the molecule by the interaction between the conjugated pi bonds or the
interaction between the conjugated pi bond and p orbital is called as resonance effect और मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है भाई, तो आपको सबसे पहली बात तो यहाँ ये याद रखना है कि रेजोनेंस इफेक्ट को ही हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट को ही हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो समझते हैं हम लोग कि ये रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। याद रखना, अगर आपको सिर्फ रेजोनेंस नाम पता है तो उससे काम नहीं चलेगा। याद रखना है कि रेजोनेंस इफेक्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट भी हम लोग बोलते हैं। अब रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से सुनना ज़रा। अगर आपका इंटरेक्शन होता है पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड का, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड का इंटरेक्शन हो रहा है, या तो आपका इंटरेक्शन हो रहा है पाई बॉन्ड और पी ऑर्बिटल का। ठीक है, ध्यान से सुनना ज़रा, ये आपका पाई बॉन्ड है और ये भी आपका पाई बॉन्ड है। सेकेंड केस में आपने क्या देखा, ये आपका पाई बॉन्ड है और ये है आपका पी ऑर्बिटल। तो अगर आपका इंटरेक्शन होता है, ठीक है, पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ में या पाई बॉन्ड का पी ऑर्बिटल के साथ में, तो यही चीज़ होती है आपकी रेजोनेंस। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी आपका इंटरेक्शन होता है बिटवीन द कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स और इंटरेक्शन बिटवीन दी कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड एंड पी ऑर्बिटल, तो पहली कंडीशन क्या है कि दो पाई बॉन्ड के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, तो वो भी आपका रेजोनेंस है या वो भी आपका मेसोमेरिक है। और सेकंड कंडीशन क्या है, एक पाई बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, तो वो भी आपका रेजोनेंस है या वो भी आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है। अब सेकंड कंडीशन देखो क्या है कि ये जो सिस्टम है ना, ये आपकी कॉन्जुगेटेड होनी चाहिए। कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मतलब ही ये अल्टरनेटिव पोजीशंस पर प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर पी ऑर्बिटल, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पी ऑर्बिटल, ये भी आपका कॉन्जुगेटेड है। तो सिस्टम कॉन्जुगेटेड भी होना चाहिए और इंटरेक्शन किसके बीच में होना चाहिए, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड का, या तो पाई बॉन्ड और पी ऑर्बिटल का, तो वो आपका रेजोनेंस होता है। अब यहाँ पे पोलैरिटी कैसे डेवलप होती है, पोलैरिटी देखो कैसे डेवलप होती है, जब ये इधर से इधर जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, देखो भाई ध्यान से देखना, जब ये इधर से इधर गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये इधर से इधर गया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये सिंगल बन जाएगा, ये सिंगल बन जाएगा। अब इसने डोनेट किया है, जो भी जन पाई बॉन्ड को डोनेट करता है या पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, दान कर रहा है, दान सबसे बढ़िया काम है, तो उसका दिल बहुत बड़ा है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जो है ना, ये वाला, ये पाई बॉन्ड को एक्सेप्ट कर रहा है भाई, पाई बॉन्ड को वो एक्सेप्ट कर रहा है, मांग रहा है पाई बॉन्ड, दे दे मुझे पाई बॉन्ड दे दे, तो वहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि जब भी रेजोनेंस होता है तो पहली कंडीशन ये है कि पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड का इंटरेक्शन होना चाहिए या पाई बॉन्ड और पी ऑर्बिटल का इंटरेक्शन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि पाई बॉन्ड दोनों के दोनों या पाई बॉन्ड और पी ऑर्बिटल अल्टरनेट पोजीशन पर, मतलब ही कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि जब आप पाई बॉन्ड का मूवमेंट कराते हो एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी डायरेक्शन में, तो प्लस और माइनस चार्ज डेवलप होते हैं, पोल्स डेवलप होते हैं, उसी का मतलब वहाँ पे आपकी पोलैरिटी डेवलप होती है। ठीक है, तो ये हुआ आपका रेजोनेंस। अब हम लोग देखते हैं रेजोनेंस इफेक्ट के कौन से दो टाइप होते हैं। अब भाई जो भी आपका रेजोनेंस इफेक्ट होता है या जो भी आपका मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, उसके दो टाइप होते हैं। जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट के दो टाइप थे, प्लस एंड माइनस, वैसे रेजोनेंस इफेक्ट के भी दो टाइप है, प्लस एंड माइनस। पहला रहता है आपका प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट को आप प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हो। उसका रीज़न यहाँ पे ये है क्योंकि रेजोनेंस का ही दूसरा नाम मेसोमेरिक है। तो प्लस आर का मतलब पॉजिटिव रेजोनेंस और प्लस एम का मतलब पॉजिटिव मेसोमेरिक। इसी को आप बोलेंगे माइनस आर और माइनस एम। ठीक है, उसका रीज़न यहाँ पे ये है भाई, माइनस है, अगर एक है प्लस तो दूसरा क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। तो एक प्लस आर है तो दूसरा माइनस आर, एक प्लस एम है तो दूसरा माइनस एम। ठीक है,
अब देखो ये जो प्लस आर है इसी को आप लोग पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हो, इसी को आप लोग पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी बोलते हो क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। अब प्लस का मतलब पॉजिटिव होता है, तो आप लोग ही बता दो भाई नेगेटिव को अपन लोग क्या बोलेंगे, माइनस के साइन को अपन लोग बोलेंगे नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे भाई नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, अब जो प्लस आर इफेक्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको प्लस आई इफेक्ट में बताया था, मतलब ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था कि वहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहते हैं। इन द सेम फैशन यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट में भी आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहते हैं। कैसे याद रखोगे, देखो जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन को किसी को देती है, जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन का दान करती है, और जो लोग दान धर्म करते हैं उनके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा होता है। दान धर्म करने के लिए, डोनेट करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, भले ही पैसा उतना हो या ना हो, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। तो जो भी डोनेट करता है, जो भी दान करता है, उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर प्लस साइन है, प्लस मतलब इसका दिल कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा दान धर्म करेगा। तो ये कैसे नेचर का रहेगा, डोनेटिंग नेचर का। इसलिए यहाँ पे इसी को आप लोग देखो क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। इसी को आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए एक और नाम है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट। एक और नाम क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, अब ज़रा इधर आ जाओ। जो भी आपका नेगेटिव है इसका नाम है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये दूसरों को मांगने वाला है, दे देना भाई, दे देना मुझे, दे देना, नेगेटिव है। नेगेटिव लोग दुनिया को बस मांगते रहते, दे दो मुझे, दान धर्म नहीं होता उनसे, डोनेशन नहीं होता, बस मांगते रहते, ये दे दो मुझे, वो दे दो, वो दे दो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अब वो मांगने वाले हैं, विड्रॉ करने वाले, तो आप लोग उसको क्या बोलोगे भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट। तो आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है, एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट मैंने ये बताया, प्लस साइन उसी के ऊपर आता है जो दूसरों को देता है, जो दान करता है, जो डोनेट करता है, क्योंकि उसका दिल बड़ा होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ये पॉजिटिव है, दिल बड़ा है, डोनेट करेगा, दान करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। यहाँ पे इसका चार्ज है माइनस। माइनस लोग दुनिया को बस मांगते रहते हैं कि दे देना भाई, दे देना मुझे, दे देना, मांगते रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि इसमें कौन से ग्रुप आते हैं। तो जो भी आपके प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं वो होता है OH, वो होता है OR, ठीक है, वो होता है आपका NH2, वो होता है आपका NHR, वो होता है आपका NR2। ठीक है, इसी के अलावा आपके अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुप में आएंगे भाई आपके मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप, प्रोपिल ग्रुप, और बहुत सारे अल्किल ग्रुप जितने भी होते हैं वो सब इसमें आते हैं। इसी के अंदर में आपका O- भी आता है। तो ऐसे स्पेसीज प्लस आर के अंदर में आते हैं जिनके पास में एक तो लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, और नेगेटिव चार्ज होता है। जिनके पास में लोन पेयर होता है, देखो यहाँ पे लोन पेयर है, जिनके पास में लोन पेयर होता है या तो जिनके पास में नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो आपके प्लस आर इफेक्ट में आते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। उनके पास में इलेक्ट्रॉन है ना, देखो ना भाई, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। देखो यहाँ पे इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तभी जाके डोनेट करेगा ना, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो डोनेट कहाँ से करेगा। ठीक है भाई, यहाँ पे भी इनके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। जिसके पास नेगेटिव चार्ज रहता है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास लोन पेयर है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहेगा वही तो दूसरों को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को पहचानने का तरीका क्या है, जिनके पास में लोन पेयर होती है इलेक्ट्रॉन की या जिनके पास में नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अल्किल ग्रुप में तो ना नेगेटिव चार्ज है ना लोन पेयर है। सुनो भाई, अल्किल ग्रुप के पास में भले ये सब नहीं है लेकिन अल्किल ग्रुप जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही रहते हैं।
क्योंकि उसमें इंडक्टिव इफेक्ट का भी एक्टिंग होता है। चलो इधर आ जाओ। -R इफेक्ट में आता है आपका नाइट्रो ग्रुप आता है भाई, ठीक है। इसी के अलावा -R इफेक्ट में आपका जो एक और ग्रुप है वो है COOH ग्रुप, ठीक है। इसके बाद में आपका होता है C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, इसके बाद में आपका होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसके बाद में आपका होता है C डबल बॉन्ड OR ग्रुप, इसके बाद में होता है C डबल बॉन्ड X ग्रुप। वैसे जितने भी सारे के सारे ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं। इसके बाद में आपका होता है C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप। तो देखो जो भी आपके -R इफेक्ट है, -R इफेक्ट में वो सारे ग्रुप आते हैं जिनके पास में डबल बॉन्ड होता है या जिनके पास में ट्रिपल बॉन्ड होता है। वो सारे के सारे ग्रुप आपको -R इफेक्ट दिखाते हैं। देखो डबल बॉन्ड, डबल 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 ट्रिपल डबल ट्रिपल। तो जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं वो जनरली आपको -R इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है भाई। तो ये हुआ आपका रेजोनेंस इफेक्ट की कहानी कि रेजोनेंस इफेक्ट में मूवमेंट होता है, कंडीशंस पता होनी चाहिए, उसके अलग अलग नाम बताए, सारे ग्रुप्स बताए कि कौन से ग्रुप वहाँ पे आते हैं। ये सारे के सारे ग्रुप्स जो होते हैं ना, ये सारे के सारे ग्रुप्स आपको +R इफेक्ट शो करते हैं, ये सारे के सारे ग्रुप्स आपको -R इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन इसमें भी याद रखना है पहचानने का तरीका। जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिनके पास में या तो नेगेटिव चार्ज होता है या तो आपके अल्किल ग्रुप, वो आपको हमेशा कौन सा दिखाते हैं, +R। और जिनके पास में डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो आपको -R दिखाते हैं। जल्दी से लो इस पार्ट का पहले स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट बचता है जो कि मैं नेक्स्ट वाले क्लास में लूँगी, हाइपर कॉन्जुगेशन। उसी के साथ साथ लास्ट वाले क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करते नहीं आते। टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंकिता आपके साथ है। नेक्स्ट वाले क्लास में विल बी डूइंग ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड ऑल्सो विल बी फोकसिंग ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन। लेट्स स्टॉप हियर गाइस। Thank you very much for watching this video. Keep on watching my video as usual and please do like, share, comment and subscribe to our channel. Thank you very much.